हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेडी जी। आर्ट्स स्टडी मेडी जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ यूरोप। वी विल बी कवरिंग द पटना यूनिवर्सिटी सिलेबस ऑफ बीए पार्ट 2। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूरोप का मॉडर्न यूरोप का इतिहास का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग पटना यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बीए पार्ट 2 के लिए है। इसमें हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 का ये चौथा लेक्चर है। इसमें हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कॉज यानी कि इकोनॉमिक कॉज को देखेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आर्थिक कारण क्या था और रोल ऑफ फिलोसफर को भी इसी में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं, ऐड आप कर लीजिएगा पीडीएफ में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आर्थिक कारण क्या था, इससे पहले हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बैकग्राउंड देख चुके हैं, राजनीतिक कारण देख चुके हैं, सामाजिक कारण देख चुके हैं। अब ये आर्थिक कारण है यानी कि इकोनॉमिक रीजंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो अर्थव्यवस्था में सतत गतिरोध और पिछड़ेपन से क्रांति को प्रोत्साहन मिला। तो इकोनॉमी जो था वहाँ पे काफ़ी डाउनफॉल हो चुका था। इकोनॉमी में काफ़ी वहाँ का इकोनॉमी जो है बाकी के कंपेरेटिव पीछे जा चुका था, जिसके कारण क्या हुआ, रिवॉल्यूशन के लिए एक तरह से क्या हुआ, प्रोत्साहन मिला। लोगों को उत्साहित हुए लोग इसके इकोनॉमी के कारण, ठीक है। इकोनॉमी इतना बुरा हो चुका था कि वो लोग उत्साहित हो गए क्रांति के लिए। कुछ विद्वानों का मानना है कि क्रांति का जो मूल कारण था वो जर्जर आर्थिक स्थिति थी। फ्रांसीसी सरकार की आर्थिक आर्थिक स्थिति जो थी वो दिवालियापन तक पहुंच चुका था। मतलब इतना बुरा स्थिति हो गया था कि उनका दिवालिया निकलने वाला था, उनका ट्रेजरी पूरा खाली हो गया था। और कुछ विद्वान मानते थे कि यही जो है मूल कारण था। हालांकि आप कह नहीं सकते, क्योंकि कोई भी रिवॉल्यूशन का कोई एक कारण नहीं होता है। कारण आपको सामाजिक भी देख चुके हैं, राजनीतिक भी देख चुके हैं, लेकिन कुछ जो है विद्वानों का मानना है कि यही मूल कारण था। अब लुई चौदहवा के शासन में युद्धों एवं निर्माण कार्यों की अधिकता से राजकोष खाली हो चुका था। लुई पंद्रहवा की अयोग्यता से कर्ज का भार बढ़ता चला गया। और लुई सोलहवा ने शानो शौकत अमोद प्रमोद से सरकार को क्या किया, दिवालिया ही बना दिया। 14 जो था वो सिर्फ युद्ध में बिजी रहा। अब युद्ध में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। 15 आया तो वो और कर्ज लिया, वो और ये ज़्यादा अयोग्य निकला। और 16 जो है वो तो अयोग्य के साथ साथ विलासितापूर्ण भी जीवन इतना ज़्यादा जीता था। वो मतलब पूरे खुले हाथों से खर्चा करता था, वर्साय के महल में पार्टी वगैरह करता था। तो बहुत ज़्यादा खर्च करता था लुई सोलहवां। इस तरह से क्या हुआ, पूरा ट्रेजरी खाली हो गया और दिवालियापन के कगार पे आ गया सरकार। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार को कर्ज मिलना ही बंद हो गया तो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए विभिन्न वित्त विशेषज्ञों का सहयोग लिया गया, लेकिन कुलीन वर्ग के षड्यंत्रों के कारण कोई भी प्रयास क्रियान्वित नहीं हो पाया। तो अब तो इकोनॉमी पूरा डाउनफॉल हो चुका था इकोनॉमी का। तो अब जो था वहाँ का जो राजा था, जो भी था, तो वो क्या किया, लुई 16 जो है एक मीटिंग बुलाया जो इकोनॉमिक सलाहकार थे, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वहाँ के वित्त विशेषज्ञों को बुलाया गया। तो वो लोग बोले कि जो ऊपर वाले जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, इन लोगों से भी अब टैक्स वसूला जाए, लेकिन उन लोगों को ये मंजूर था नहीं। वो लोग काफ़ी षड्यंत्र करके और वो सारा जो है वित्त का विशेषज्ञ का सलाह को क्या कर दिए, रद्द कर दिए। तो अतः नए कर लगाने का निर्णय लिया गया। अब जो है वो कर तो लग नहीं पाया, तो सोचा कि अब क्या किया जाए, जो जिस पे लगता है कर यानी कि थर्ड स्टेट पे, तो इस पे और कर लगा दिया जाए। तो लेकिन जनता ने क्या किया, इसका विरोध कर स्टेट्स जनरल संस्था का अधिवेशन बुलाने की मांग की, जिससे क्रांति का विस्फोट हुआ। तो आर्थिक कारण में यही है कि जब लोगों को फिर से और ज़्यादा आर्थिक शोषण करने का प्लान बनाया जा रहा था, तो लोग क्या किए, इसका विरोध किए और बोले कि जो स्टेट्स जनरल का मीटिंग है उसको आप बुलाइए, स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाइए। और मीटिंग में ही क्या हुआ, आगे आपको देखने को मिलेगा, वो एक तरह से इमीडिएट कॉज बना। तो एक तरह से देखिए तो आप आर्थिक कारण से ही जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मूल कारण निकलता है। इस हालांकि और भी कारण जिम्मेदार थे, लेकिन आर्थिक कारण से ही मूल कारण निकलता है। तो वह वस्तुतः फ्रांस के आर्थिक संकट को व्यापारिक उतार चढ़ाव एवं मंदी ने भी और गंभीर बना दिया। तो ट्रेड एंड कॉमर्स में भी क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल, अप भी होता था लेकिन ज़्यादा डाउनफॉल ही दिखता था। व्यापार में मंदी हो गया, तो वो भी एक तरह से कारण बना। 1778 ईस्वी में फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी के चक्र में उलझ गया। वहाँ पे क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। कब, 1778 में। यह भी एक तरह से रीजन बना। 1785 से 1786 के बीच में चारे की कमी हो गई। और जब चारा ही नहीं मिलेगा तो पशुधन का भी किल्लत होने लगेगा, यानी कि जो प्रोड्यूस यानी कि जो भी उत्पाद मिलता है पशु से, उसमें भी कमी आ जाएगा। इसी प्रकार जो है उसके बाद क्या आ जाता है, अकाल एवं सूखे से फसलों का निरंतर उत्पाद भी घट गया।
अब राजा जो है वो तो अपने बरसाए के महल में रहता था, उसको पता भी नहीं रहता था कि अकाल चल रहा है, सूखा चल रहा है, बारिश हो रहा है या नहीं हो रहा है, इरिगेशन फैसिलिटी से उसको कोई लेना देना नहीं था। अब फसल का उत्पाद घट गया, तो अब पशुधन यानी कि पशु से जो प्रोडक्ट आता था वो भी घट गया, और इधर जो फसल से जो प्रोडक्ट आता था वो भी घट गया। एक तो ऐसे ही जो कृषक लोग थे वो अपने कमाई का 85% टैक्स देते थे, अब बचा 15%। तो अब तो वो जो 85% था वो उसमें और बढ़ाने का मांग किया जा रहा था। ठीक है, और ऊपर से क्या था, उन लोगों का प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस भी क्या होने लगा, कम होने लगा। तो मतलब लगभग अब वो लोग पूरा अपना जो भी कमाई था वो टैक्स ही दे देते, तो बचता क्या उनके पास, खाते क्या। तो यही एक सबसे बड़ा मूल कारण, इसीलिए इसको कहा जा सकता है, जिसके कारण क्या हुआ, क्रांति हुआ। इससे क्या हुआ, कृषक समुदाय की आर्थिक स्थिति और विकट हो गई, और जिससे बदलाव के लिए क्रांति के विचारों का जन सामान्य में क्या हुआ, विस्तार हुआ और क्रांति हुआ। अब देखिए क्रांति में विचारकों की भूमिका 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। तो क्रांति पूर्व पुनर्जागरण काल में फ्रांस में अनेक लेखक, विचारक एवं दार्शनिक हुए, जिन्होंने जनमानस को फ्रांस की पुरातन व्यवस्था में परिवर्तन के लिए जागरूक और प्रेरित किया। तो आप BA पार्ट 1 में पढ़े होंगे, रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण काल में भी विचारक आए, और वो विचारक क्या किए, लोगों को मतलब काफ़ी इम्प्रूव किए, लोगों को थॉट को, उनको अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए क्या किए, इम्प्रूव किए। और इसमें क्या है, फ्रांस में क्या चलते आ रहा था, पुरातन व्यवस्था चलते आ रहा था। तो पुरातन व्यवस्था क्या है, अगर आपको जानना है तो फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए। तो पुरातन व्यवस्था में क्या करना चाहते थे, जो फिलोसफर्स थे, जो विचारक थे, वो बदलाव लाना चाहते थे, और बदलाव लाना चाहते थे तो उसके लिए क्या किए, वो लोगों को प्रेरित किए। तो तत्कालीन फ्रांसीसी जनता के असंतोष, वेदना, क्रोध आदि को दार्शनिकों ने शब्दों और मुहावरों के द्वारा अद्भुत रूप में प्रकट किया। अब देखिए अद्भुत रूप में क्यों प्रकट किया, यूनिक वे में क्यों प्रकट किया ये जो फिलोसफर था, क्योंकि डायरेक्ट करने पे राजा इन पे एक्शन ले लेता था। पहले पुनर्जागरण काल में भी यही होता था। तो वो लोग क्या किए, किसी पेंटिंग के माध्यम से, कोई गीत के माध्यम से, मतलब डिफरेंट वे में, डायरेक्ट नहीं, एक तरह से इनडायरेक्ट लोगों को समझाने का कोशिश की है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, शब्दों और मुहावरों के द्वारा अद्भुत रूप में प्रकट किया ये लोग। इससे क्या हुआ, पुरातन व्यवस्था में बदलाव को लेकर जनमत तैयार होने लगा, यानी कि जो है जनमत, यानी कि जनता के अंदर जो है यह मत बना, या एक तरह से क्या बोले जाए, एक तरह से थॉट डेवलप हुआ, सोच बना कि अब ये पुरातन व्यवस्था को क्या करना है, बदल के ही दम लेना है। हालांकि इतिहासकारों में दार्शनिकों के भूमिका को लेकर के दो प्रकार के मत हैं। अब जो हिस्टोरियंस है, इतिहासकार है, वो फिलोसफर को लेकर के दो थॉट डेवलप करते हैं। पहला थॉट यह है, पहला मत यह है कि दार्शनिकों के प्रभाव से ही क्रांति का उदय हुआ। कुछ लोग मतलब कुछ जो हिस्टोरियंस है उनके हिसाब से जो है दार्शनिक ही थे जिनके कारण क्रांति हुआ, और कुछ हैं जो कि क्रांति का मूल कारण तत्कालीन सरकार की कार्यप्रणाली एवं अयोग्य शासकों की नीतियों में निहित था। अतः दार्शनिक की भूमिका जो है क्रांति में नहीं थी। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये लोग एक तरह से पूरी तरह से भूमिका नहीं निभा रहे थे, ये लोग जस्ट आग लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा और पेट्रोल डाल के क्या बोले, आग को और ज़्यादा विस्तार कर दिए, वैसा वाला हिस्टोरियन मानते हैं। मेरे हिसाब से भी यही ज़्यादा सही है। डायरेक्ट ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में एक तरह से क्या किए, उसको और क्रांति को भड़काने का कोशिश किए और लोगों में जनमत बनाए। तो किसी भी निर्णय तक पहुंचे जाने से पहले क्या किए, दार्शनिकों के विचारों और क्रांति के साथ संबंध को जानना अधिक वांछनीय होगा। अब इससे पहले कि हम लोग ये डिसाइड करें कि हाँ ये पहला मत सही है या दूसरा, तो पहले इन लोगों के बारे में देख लेते हैं कि था क्या आखिर। तो ये देखिए आप फोटो में देखिए, ये मोंटेस्क्यू साहब है। तो फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे, मोंटेस्क्यू। ये 1689 से 1755 तक एक्टिव थे। ठीक है, उसने क्या किया, अपनी प्रसिद्ध रचना यानी कि कानून की आत्मा ये लिखे, एक अपना बुक लिखे, द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो उसमें फ्रांस के शासकों के देवत्व के अधिकार, यानी कि जो क्या था उनका, वो अपने आप को भगवान का अवतार समझते थे, तो उसका कटु आलोचना किए, काफ़ी ज़्यादा ये क्रिटिसाइज किए उसको। इसी प्रकार जो है प्रशासनिक संस्थाओं के कमियों को भी इन्होंने प्रकट किया। जो वहाँ पे ऑफिशियल सिस्टम था, जो ऑफिसर्स लोग थे, उन लोगों में क्या क्या कमी था, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन में, उस सबको ये क्या किया, एक तरह से क्रिटिसाइज किया। जब क्रिटिसाइज करता है कोई, तो जो उसको देखता है कि तब जाके उसको पता चलता है कि हाँ इसमें क्या कमी है। आप अगर किसी चीज़ को सीधा देख रहे हो तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप उसको वहीं जान रहे हो, लेकिन जब उसका निगेटिव आपको बता दिया जाएगा ना, तो आप उसको नोटिस करने लगोगे कि अच्छा हाँ ये कमी है, तो हम नोटिस ही नहीं किए थे। तो इन्होंने एक तरह से क्या किया, लोगों को उनके कमियों के बारे में बताया।
समाधान के क्रम में मोंटेस्क्यू ने संवैधानिक व्यवस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया। ये बोले कि यहाँ पे क्या ले आइए, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ले आइए, और जो इंडिविजुअल है यानी कि हर जो आदमी है उसको पर्सनल लिबर्टी दीजिए। ठीक है, इनका यह मानना था, एक तरह से इन्होंने डिमांड किया, समर्थन किया। उसने संवैधानिक व्यवस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया, माफ़ कीजिएगा दो बार लिखा गया है। उसने संवैधानिक शासन के तहत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अंगों में शक्ति के समुचित विभाजन एवं एक दूसरे से संतुलित होने की व्यवस्था की क्या की मांग की इन्होंने। तो ये बोलते हैं कि जो लेगिस्लेटिव है यानी कि जो विधायिका है यानी कि जो कानून बनाते हैं, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव जो कानून बनता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और न्यायपालिका यानी कि क्या, जुडिशियरी। तो इनके हिसाब से ये तीनों को फंक्शन क्या कर देना चाहिए, अलग अलग कर देना चाहिए। सब के पावर जो ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी है, ये तीनों का पावर किसी एक के हाथ में नहीं दे करके पावर को क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। इंडिया में है क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है, सेंट्रलाइजेशन नहीं है। तो इनका वही मानना था कि पावर को डिवाइड कर देना चाहिए। शर्ती पार्थक के सिद्धांत के द्वारा मोंटेस्क्यू ने फ्रांस की निरंकुश राज व्यवस्था पर चोट की। अब पहले क्या था कि राजा निरंकुश था, डेस्पोटिक था, वो पूरा पावर उसके हाथ में था, उसको जो मन करता था वो करता था। लेकिन यह सब बात बोल करके, लिख करके मोंटेस्क्यू ने क्या किया, इस पर एक तरह से क्रिटिसाइज किया। हालांकि यह भी सत्य है कि मोंटेस्क्यू के लेखन में न तो क्रांति की बात थी और न ही राजतंत्र समाप्त करने की, केवल उसने निरंकुश शासन के दोषों को उजागर किया और संवैधानिक राजतंत्र की बात की। तो मोंटेस्क्यू जो भी बात बताया है, लिखा है, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप राजा को हटा दें या क्या करें, वहाँ पे क्या करें, रिपब्लिक ला दे, गणतंत्र ला दे, या मोनार्की को मतलब हटा दे, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। बस वो राजा का जो निरंकुश था यानी कि बहुत ज़्यादा पावर था उसको कम करना चाहता था। उसके हिसाब से क्या था कि पावर को और 3 भागों में बांट देना चाहिए, और जो उसका डेस्पोटिज्म था, ठीक है, निरंकुशता था, उसको कम कर देना चाहिए। ये मोंटेस्क्यू का विचार था। अब वोल्टेयर है, वोल्टेयर का ये भी फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरक विचारकों में अगला प्रभावी नाम है। इनके लेखन के माध्यम से जो है ब्रिटेन की उदार राजनीति, धार्मिक एवं वैचारिक स्वतंत्रता का सजीव चित्रण करके फ्रांस की पुरातन व्यवस्था पर चोट की। तो इन्होंने क्या किया, एक तरह से कॉम्पेरेटिव स्टडी किया, और जो फ्रांस में जो पुरातन व्यवस्था चला आ रहा था यानी कि पहले से चला आ रहा जो व्यवस्था था उस पर क्या किया, एक तरह से क्रिटिसाइज किया, चोट किया उस पर। वोल्टेयर ने चर्च की भ्रष्ट एवं अन्यायपूर्ण व्यवस्था के दोषों को प्रकट करते हुए लिखा। तो वहाँ पे जो चर्च था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जो पहला वर्ग था, थर्ड स्टेट के लोग थे, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। जो बाकी नीचे थर्ड स्टेट के लोग थे, फर्स्ट स्टेट वाले थर्ड स्टेट को क्या करते थे, एक तरह से शोषण करते थे। तो उसके बारे में, जो चर्च के बारे में क्या बताते हैं, वोल्टेयर लिखते हैं कि अब तो कोई ईसाई बचा ही नहीं है, क्योंकि एक ही ईसाई था और उसे क्या किया गया, सूली पे चढ़ा दिया गया। तो उसने धर्म के क्या किया, उन्होंने धर्म के सभी बाह्य आडंबरों का खंडन किया, यानी कि जितना भी उसमें सुपरस्टिशन था, धर्म में आडंबर थे कि हाँ ऐसे करो वैसे करो, सादगीपूर्ण जीवन जियो, ये नहीं करो वो नहीं करो, तो उस सब पे एक तरह से क्या किया, इन्होंने चोट किया, खंडन किया, क्रिटिसाइज किया, बोला कि नहीं ये सत्य नहीं है। मतलब लोगों को एक तरह से जागरूक किया कि ये जो आपको बता रहे हैं वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रांसीसी क्रांति पर रूसो के विचार। इनके विचार का जो है फ्रांसीसी क्रांति पर क्या हुआ, गहरा प्रभाव पड़ा। रूसो ने स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है। रूसो का मानना था कि मनुष्य जब पैदा सर्वत्र मतलब पैदा स्वतंत्र लिया है, तो लेकिन क्या है, वो सभी जगह जो है एक तरह से जकड़ा हुआ है रूल्स रेगुलेशन में, किंग के अंडर में, सामंत के अंडर में, अपने मालिक के अंडर में। ऐसा होना नहीं चाहिए, रूसो का यह मानना था। तो इन जंजीरों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है कि हम प्राकृतिक आदिम व्यवस्था की ओर लौटे। यानी कि रूसो का मानना था कि पहले जैसे आदि मानव लोग रहते थे तो हम लोग को भी वैसे ही जीना चाहिए। उस टाइम क्या होता था, कोई हायरकी नहीं था, कोई बड़ा छोटा, अमीर गरीब, ये सब डिस्क्रिमिनेशन कुछ था ही नहीं, सब लोग एक तरह से एक बराबर थे। रूसो के विचारों का जो है फ्रांस पर गहरा प्रभाव पड़ा, और जिसकी पुष्टि नेपोलियन के इस कथन से होती है। नेपोलियन बोलता है कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। तो आप खुद सोचिए रूसो ने कितना बड़ा बात लिखा। वहाँ पे क्या था, सबसे ज़्यादा तो समाज में असमानताएं थी, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग में। प्रथम वर्ग में भी जो 2 लोग ग्रुप था, तृतीय वर्ग में भी 2-3 ग्रुप था,
सब ग्रुप मतलब तो उसमें काफ़ी ज़्यादा असमानता था। और जब तक ये असमानता रहेगा, लोग को लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये सब कहाँ से, अब भाई वाला फील कहाँ से आएगा भाई? जब तक इतना ज़्यादा असमानता रहेगा, तो रूसो उसको मिटाना चाहता था। इसी क्रम में आते हैं फ्रांसीसी विद्वान दिदरो, जो कि 18वीं शताब्दी के सभी श्रेष्ठ विचारकों की रचनाओं को संकलित कर जन समान को सुलभ कराया और साथ ही ज्ञानकोश का प्रकाशन भी करवाया। ये फोटो जो है रूसो का है, दिदरो का मत समझ लीजिएगा। दिदरो जो है वो दूसरे फिलोसफर हैं, तो वो तो कुछ लिखते या कुछ बताते नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़ा काम ये करते हैं ना कि जितने भी विचारक थे, जितने भी फिलोसफर थे, तो वो जो जो ज्ञान दिए थे, अब सबका अलग अलग मटेरियल था। आप ही को क्या है, एक बुक में सारा सिलेबस तो मिल नहीं रहा, तो उस टाइम वैसा ही था। तो सारे विचारकों का जो ज्ञान था उसको एक ही बुक इंसाइक्लोपीडिया में क्या किया, डाल करके और उसका प्रकाशन करवा दिया। तो एक तरह से ये भी बहुत अच्छा काम किए। अब सब लोग एक ही बुक को पढ़ करके काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो सकते थे क्रांति के लिए। इसमें जो है चर्च का भ्रष्ट व्यवस्था, शासन की संवेदनहीनता एवं हर क्षेत्र की असमानता को क्या किया, प्रकट किया गया। उसके बाद जो है फिजियोक्रेट स्कूल से जुड़े तुर्गो, क्वेश्चने आदि अर्थशास्त्रियों ने आलोचनात्मक विश्लेषण कर फ्रांस की तत्कालीन अर्थव्यवस्था एवं उसके विभिन्न पक्षों को जन सामान्य तक पहुंचाया। कुछ और फिलोसफर हुए जो वहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम पे क्या किए, क्रिटिसाइज कर करके लोगों को बताया कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, ये गलत हो रहा है, यहाँ का इकोनॉमी ऐसा है वैसा है, मतलब जो भी नेगेटिव फैक्ट था वो लोगों को बताया। तो अब हम ओवरऑल कंक्लूजन में या समराइज करके ये कह सकते हैं कि तत्कालीन फ्रांस राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर पर असमानता एवं जटिल अंतर विरोधों से गुजर रहा था। ठीक है, तो जब इस अंतर विरोधों से जब गुजर रहा था, तो ऐसे में क्रांति का होना निश्चित था, क्योंकि व्यवस्था असफल होकर टूटने के कगार पे था। वहाँ पे जो भी सोशल कॉजेज थे, इकोनॉमिक कॉजेज थे, पॉलिटिकल कॉजेज थे, इतने ज़्यादा वो सब मतलब क्या बोले, ऐसा असफल हो चुके थे, इतना ज़्यादा स्थिति खराब हो चुका था वहाँ का जो सिस्टम था। तो अब क्रांति के लिए लोग क्या हो गए थे, एक तरह से उत्सुक हो गए थे। और जो दार्शनिकों ने जो है तत्कालीन फ्रांस की पुरातन व्यवस्था के अंतर विरोधों को न केवल सरल भाषा में प्रस्तुत किया, बल्कि फ्रांस में कैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए यह भी बताया। तो फिलोसफर एक तरह से उन लोगों को तो पहले निगेटिव बात बताए कि हाँ देखिए इसमें ये असमानता है, लेकिन इसके साथ साथ वो लोग पॉजिटिव बात भी बताए कि अच्छा इसके जगह पे ऐसा होता तो बेटर होता। तो लोगों को जो है गलत और सही का क्या हुआ, एक तरह से अंदाजा हुआ। तो फिलोसफर का सबसे बड़ा रोल हो जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यही रहा। ऐसे में भले ही दार्शनिकों की क्रांति में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं दिखती है। अभी हम लोग शुरू में देखे थे कि दो तरह के इतिहासकार हैं, कुछ बोलते हैं कि नहीं फिलोसफर के कारण ही क्रांति हुआ, कुछ बोलते हैं कि नहीं ये एक तरह से क्या हुए, उसमें इंपॉर्टेंट पिलर की तरह काम किए। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्रांति के लिए जनमत का वातावरण बना दिया। ये एग्जैक्ट कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे हैं कि उन लोगों ने क्या किया, एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कर दिया कि क्रांति हो गया वहाँ पे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।